Hello everyone, this is Achal Nivan. Welcome to KC Nandan Academy. Today I am starting with a new topic that is no fault liability under Motor Vehicle Act 1988. हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक करा था वो टॉपिक करा था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वेयर देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट. कोई इंजरी कॉज करने की इंटेंशन नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं था और इंजरी हुई बिना डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के, बिना उसकी इंटेंशन के, बट स्टिल द कोर्ट हेल्ड द डिफेंडेंट लाइबल टू पे द कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस इनकर्ड बाय द प्लेंटिफ. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी कब अराइज होती है मोटर व्हीकल्स में, स्पेशली द जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो उसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी कहाँ अराइज होती है और हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के के कंटेक्स्ट में हम क्या क्या उसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी के तहत किस तरीके से कंपनसेशन दिया जाता है, किस तरीके से प्लेंटिफ जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी जो है, द प्रिंसिपल नो फॉल्ट लाइबिलिटी इज द डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन ट्रेडिशनल कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी वेयर द ओनस इज ऑन द क्लेमेंट टू प्रूव द नेग्लिजेंस. जो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक इंजर्ड पार्टी कोर्ट में जाती है और कोर्ट से ये कहती है कि जी मेरे को एक इंजरी हुई है और डिफेंडेंट की वजह से हुई है, तो ओनस पहले किस पे होता है, यानी कि जो भार होता है वो किस पे होता है, इंजर्ड पार्टी पे होता है, यानी कि प्लेंटिफ पे होता है, ये शो करने का कि ऐसा क्या डिफेंडेंट ने किया है जिसकी वजह से आपको इंजरी हुई है और आप कोर्ट ऑफ लॉ में यहाँ पर रेमेडी के लिए आए हैं. ठीक है, तो प्लेंटिफ को शो करना होता था कि इंजरी हुई है. इंजरी कैसे हुई है, किस तरीके से डिफेंडेंट जो है वो लाइबल है, कोई बेसिस तो बना के ही आप कोर्ट में जाएंगे ना, कि चाहे वो नेग्लिजेंस है, चाहे वो क्या कहते हैं आपका किसी पर्टिकुलर टॉर्ट में आता है, डिफेमेशन है, कुछ भी है, तो उसमें आप प्लेंटिफ शो करता है डिफेंडेंट का फॉल्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल व्यू है उसको हटकर एक बात करी जा रही है कि द विक्टिम ऑफ अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, विक्टिम ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि विक्टिम है एक्सीडेंट का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, एंड और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाई चांस ये जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पार्टी है वो मर चुकी है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं आर एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन विदाउट नीडिंग टू प्रूव एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द व्हीकल ओनर और ड्राइवर. राइट, पहले क्या है, आप नॉर्मल उसमें क्या कर रहे हैं, प्लेंटिफ ये प्रूव करता है, ये शो करता है कि डिफेंडेंट ने ये फॉल्ट किया है. और जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है उसके तहत व्हेन अ इंजर्ड पार्टी इज़ अ विक्टिम और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के जो विक्टिम है या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल हैं विदाउट नीडिंग. देखिए, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में आपको शो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनकी वो है, जिस तरीके से कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो इट्सेल्फ ये बताता है कि इसमें क्या हुआ होगा. राइट, to prove any fault or negligence on the part of the vehicle owner or driver. This principle is particularly significant in cases where determining fault might be complex or where the victim might be partly at fault. ठीक है, हम लोगों ने, आपको याद है हम लोगों ने एक कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात करी थी, तो वहाँ पर जब हम लोगों ने बात करी थी तो नेग्लिजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है और जो डिफेंडेंट होता है वो दोनों ही क्या कहते हैं फॉल्ट में होते हैं. थोड़ी इसकी गलती होती है, थोड़ी इसकी गलती होती है, लेकिन जो प्लेंटिफ है उसको इंजरी तो हुई है, उसको डैमेज तो हुआ है ना. ठीक है, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता था, कोर्ट क्या करता था कि जो कोर्ट क्या करता था, वाइल डिसाइडिंग द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ, ये कंसिडर कर लेता था कि भाई अगर नॉर्मली प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं होती तो डिफेंडेंट सपोज़ 1,000 रुपये जो है वो मुआवजा देता इस पर्टिकुलर एक्ट का. अब यहाँ पे प्लेंटिफ की भी थोड़ी सी गलती है और डिफेंडेंट की भी थोड़ी सी गलती है, तो कोर्ट क्या करता अपने डिस्क्रिप्शन पे, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात कर रही हूँ जहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ, वेयर द विक्टिम माइट बी पार्टली एट फॉल्ट. ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, जब पता है कि प्लेंटिफ की भी कहीं ना कहीं गलती है तो क्या करेगा, इस कंपनसेशन के अमाउंट को क्या करता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कम कर देता है. ठीक है, तो इसमें ये जो कंपनसेशन अमाउंट है वो डिस्क्रिप्शन पे कम या ज़्यादा कम कर देते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे केसेस में स्पेशली ज़्यादा होता है जहाँ पे थोड़ा सा प्लेंटिफ जो है वो इन्वॉल्व होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सीडेंट में, और इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व का मतलब है कि उसकी भी पार्टली कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि ये नहीं समझ पाते कि भाई प्लेंटिफ की गलती थी या डिफेंडेंट की गलती थी, लेकिन क्योंकि प्लेंटिफ कोर्ट में आया तो देखिए इंजरी तो प्लेंटिफ को हुई है, अब इंजरी हुई है विद देयर इज़ अ फॉल्ट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो रेमेडी लॉ में होगी ही होगी, राइट। तो कोर्ट ये देखता है अरे इंजरी तो हुई है ना प्लेंटिफ को, तभी तो वो कोर्ट में आ रहा है, तो ज़्यादा ना तो थोड़ा थोड़ा नहीं तो ज़्यादा जो है कंपनसेशन उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस पर निर्भर करता है। अब नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है कि जो आपका चैप्टर 10 है 140 टू 144 सेक्शन जो है आपके सेक्शन चैप्टर 10 में आते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर नो फॉल्ट लायबिलिटी। जो इसका 140 जो सेक्शन है, ठीक है, धारा जो है स्पेशली डील्स विद द लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी। वो बताता है कि ऐसे केसेस में ऐसे सर्टेन केसेस शो करता है जिसमें कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत जो है डिफेंडेंट जो है वो लाइबल है एक पर्टिकुलर अमाउंट को देने के लिए प्लेंटिफ को। उसके बाद अमेंडमेंट आता है, मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट आता है। आपको भी पता है जब कोई एक्ट आता है और उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ अमेंडमेंट के थ्रू उनको कोई सेक्शन अगर ऐड करना है, कोई रिपील करना है मतलब ख़त्म करना है, कोई नया सेक्शन ऐड करना है या सेक्शंस में चेंजेस करने हैं तो अमेंडमेंट लाए जाते हैं। तो ये जो 1988 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट आया 2019 में, जिसमें कुछ सर्टेन केसेस किए गए नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो क्रूशल चेंज करा वो चैप्टर 10 को ही जो कि सेक्शन थे 140 और 144 उनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इस चैप्टर को के जो सेक्शंस हैं 142 144 इनको ख़त्म कर दिया गया। क्या कहते थे ये प्रोविज़न, फिक्स्ड इंटरिम कंपनसेशन, शुरू में ही 50,000 की कंपनसेशन डेथ के लिए और 25,000 परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए, जो कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के ऊपर बेस्ड थी, वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। ये सेक्शन ये बताता था, ठीक है। अब उनको ही ख़त्म कर दिया गया। अब जो क्या करा गया, वाइल सेक्शन 140 टू 144 हैव बीन ओमिटेड, ख़त्म कर दिया गया, द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। ये नहीं हटाया गया, ठीक है, इनको हटाया नहीं गया, इट हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड एंड एनहेंस्ड अंडर न्यू सेक्शन, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड एनहेंस्ड उसको एक नए तरीके से जो है एक्ट में लेकर आए गए। इसमें एक्ट में क्या लेकर गए, अमेंडमेंट करा इन्होंने सेक्शन 164 को, जिसमें एनहेंस्ड नो फॉल्ट कंपनसेशन फॉर डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि जो नो फॉल्ट कंपनसेशन, नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत जो कंपनसेशन था ना उसको अमाउंट को बढ़ा दिया गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर बोथ 140 एंड 160A बट इट्स सिग्निफिकेंटली हायर एंड फिक्स्ड कंपनसेशन अमाउंट, राइट। की फीचर्स क्या है, नो फॉल्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल मेंटेन सिमिलर टू ओल्ड सेक्शन 140 एंड 163, अ क्लेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्लीड और एस्टैब्लिश एनी रॉन्गफुल एक्ट, नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर और ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट कौन है, आपका प्लेंटिफ है, इंजर्ड पार्टी है, उसको उसी तरीके से रखा गया जो नया जो आपका रिफॉर्म करा गया सेक्शन 164 को, उसके तहत वैसे ही था कि प्लेंटिफ को कोई दलील नहीं देनी, कोई जो फॉल्ट है वो प्रूव नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, एक फ़िक्स अमाउंट जो है कि अगर भाई डेथ हुई है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है वो क्या कहते हैं आपके 2,50,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, परमानेंट डिसेबलमेंट टर्म की जगह ग्रीवियस हर्ट का टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करी गई, ठीक है। जो सेक्शन 320 जो आईपीसी का था अब है सेक्शन 116, जो सेक्शन 116 है बीएनएस का, ठीक है। जो आपका अब आईपीसी ख़त्म हो चुका है, अब बीएनएस आता है, तो वहाँ पर जो आपका ग्रीवियस हर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 116 में दिया गया, जो कि इसको बढ़ाता है ग्रीवियस हर्ट में जो इंजरीज आती हैं उसको, ठीक है। और फुल एंड फाइनल कंपनसेशन, द अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 164 इज जनरली कंसिडर्ड फुल एंड फाइनल, ठीक है। फॉर नो फॉल्ट क्लेम इट इज़ नो एन ऑल्टरनेटिव टू द फुल फ्लैश फॉल्ट बेस्ड क्लेम अंडर सेक्शन 166। ये फुल एंड फाइनल कंपनसेशन जो है वो माना जाता है और इसको वो दिया जाता है। ओवर राइडिंग इफेक्ट सिमिलर टू द ओल्ड नो फॉल्ट प्रोविजन, सेक्शन 164 हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लॉज, मीनिंग इट्स प्रोविजन जनरली प्रिवेल,
ठीक है, कहीं एक्सीडेंट का कोई वो होगा तो वहाँ पर सेक्शन 164 जो है वो प्रिवेल करेगा, राइट। अब साथ के साथ हिट एंड रन के जो केसेस आते हैं मोटर व्हीकल, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत जो मोटर व्हीकल एक्ट कंपनसेशन प्रोवाइड करता था, डैमेजेस जो प्रोवाइड करता था, उसमें जो सेक्शन से 140 टू 144 उनको रिपील करने के बाद उनको अलग तरीके से नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत जो कंपनसेशन की जो चीज़ें थी उनको किस तरीके से एनहांस किया गया। तो यहाँ पर पहला जो एनहांसमेंट किया गया वो किया गया कहाँ पर, जहाँ पर जो कंपनसेशन था डेथ और ग्रीवियस हर्ट के जो मामले थे उनमें जो कंपनसेशन अमाउंट था उसको बढ़ा दिया गया, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या चेंजेस लाएगा, सेक्शन 161 में जो कंपनसेशन था, चेंजेस टू हिट एंड रन कंपनसेशन while distinct from general no fault liability, the compensation for hit and run cases where the offending vehicle cannot be identified, ठीक है, हैज़ ऑल्सो बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, यानी कि इन्हांस कर दिया गया अंडर द अमेंडेड सेक्शन 161 को अमेंड किया गया। डिसीज़ के लिए 2 लाख रुपए, 25,000 से 2 लाख रुपए तक का, और इन ग्रीवियस हर्ट वालों को 12,500 से 50। अब ग्रीवियस हर्ट जो टर्म है ये कहाँ से मानी जाएगी कि ग्रीवियस हर्ट में कौन आता है, ग्रीवियस हर्ट जो टर्म है वो चीज़ कौन सा सेक्शन दिखा जाएगा, 116 BNS को देखा पड़ा जाएगा और ये देखा जाएगा जी ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। जो अगर वो ग्रीवियस हर्ट में आती हैं तो जी उनका जो कंपनसेशन अमाउंट है वो 12,500 से 50,000 तक का दिया जाएगा, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, आपका कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इज टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड भी कंस्टिट्यूट करती है टू प्रोवाइड कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स एंड वी विल यूटिलाइज फॉर दिस कंपनसेशन कैशलेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, ठीक है। इस तरीके से फ़ंड को इस्तेमाल किया जाता है कि भाई ताकि आपको को कहा नहीं जाता कि इंश्योरेंस कराइए ताकि सब कुछ फुल कवर अप हो, ताकि इस तरीके की चीज़ों में आपको एकदम से अगर ट्रीटमेंट लेना हो तो आपको पैसों की दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे अब ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा अमेंडमेंट का, एम्स टू स्ट्रीमलाइन द कंपनसेशन प्रोसेस एंड इंश्योर हायर मोर रीजनेबल फिक्स्ड कंपनसेशन अमाउंट। देखिए क्यों एनहेंस करा गया, एक तो भाई इंजर्ड पर्सन को अमाउंट मिला, दूसरी बात जब आपको पता है अरे मैंने ये करा तो इतना भी देना पड़ सकता है तो आप 10 बार सोचती हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड क्लेम भी करा गया कि भाई अगर ये हुआ जल्दी जल्दी इन मोटर व्हीकल एक्ट्स के जो केसेस होते हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाता है और इंक्रीज अमाउंट जो है कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो क्या कहते हैं दिया गया है। Focus for immediate relief. The intent remains to provide immediate and meaningful financial assistance to the victims of their families. ऐसे फैमिलीज जो एकदम से जिनको फिनेंसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कोई हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन जो है इंजर्ड हो गया है जिसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट हो, फिर वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ें जो है वो बहुत काम आती है। इन समरी while the specific provision 140 to 44 define the initial no fault liability has been omitted, their essence have been absorbed and expanded into the new section 164। उसी के जो एसेंस था ना नो फॉल्ट लायबिलिटी का, ऐसा नहीं है कि उसको नो फॉल्ट लायबिलिटी को नए तरीके से ख़त्म नहीं किया गया, उसको नए तरीके से सेक्शन 164 में डाला गया, ऑफर हायर फिक्स्ड नो फॉल्ट कंपनसेशन फॉर डेथ और ग्रीवियस, ठीक है। ये एक नए तरीके से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो आया वो एक नई चीज़ें लेकर आया। अब केस लॉ एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑन नो फॉल्ट लायबिलिटी, ओवर द ईयर्स इंडियन कोर्ट्स हैव न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू इंटरप्रेट एंड डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी। अब इस पे कुछ केसेस भी हैं, देखिए हम पुराने केसेस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं नींव रखते हैं नए अमेंडमेंट्स की या फिर नए एक्ट बनने के लिए, ठीक है। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द ओनर ऑफ अ व्हीकल और इंश्योरेंस कंपनी कुड नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन अनलेस देयर वाज नेग्लिजेंस ऑन द प्राइवेट ड्राइवर और ओनर। पहले 1977 का केस था। हाउएवर दिस डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द अर्लियर लॉ बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जब शुरू में आया था वो था, ठीक है। उसके अलावा केस आया, दिस केस ब्रॉट द लाइट टू प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन इंडियन लीगल सिस्टम। द कोर्ट रूल दैट कंपनसेशन कुड बी अवार्डेड अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी इवन इफ देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर और ड्राइवर। ये क्यों लाया गया, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कह दिया गया भाई ड्राइवर की गलती नहीं है तो कोई कंपनसेशन नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे उसको थोड़ा रिफॉर्म करा गया और यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात नहीं हो रही भाई, प्लेंटिफ की गलती है, डिफेंडेंट की भी गलती है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई इंजरी तो हुई है, इंजरी के लिए कंपनसेशन देना चाहिए। अब डिफरेंसेस क्या है, अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी द कंपनसेशन अमाउंट इज फिक्स्ड एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रूव फॉल्ट और नेग्लिजेंस, द कंपनसेशन इज पेबल एज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्विक रिलीफ टू द विक्टिम। जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो हमने रूल पढ़ा था उसमें कॉमन लॉ प्रिंसिपल क्या कहता है, ओल्ड पर्सन इज लायबल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय देयर एक्शन regardless of intent or negligence, but unlike no fault liability the compensation is not fixed। यहाँ पे क्या compensation fixed है, ठीक है, एंड फिक्स क्या है, जैसे आपके सेक्शंस में मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट्स में उनको जो अमाउंट जो है हायर करा गया वो फिक्स्ड है, इज द सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स डिस्कशन। इन केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी द क्लेमेंट मस्ट एस्टैब्लिश दैट द डिफेंडेंट्स एक्शन कॉज द हार्म, ठीक है। अब एंड इवन इफ देर वॉज नो नेग्लिजेंस, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि डिफेंडेंट का वो था, जबकि नो फॉल्ट लायबिलिटी में देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूविंग द फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, नो फॉल्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मोटर व्हीकल एक्ट में किस तरीके से लाया गया उसको हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ा। तो हमने क्या समझा कि जब हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया था उस टाइम पर कंपनसेशन दिया जाता था, एक क्या कहते हैं कंपनसेशन दिया जाता था, लेकिन नो फॉल्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कहते हैं कंपनसेशन दिया जाता है विदाउट द डिफ़ॉल्ट और द फॉल्ट ऑफ व्हीकल ओनर और ड्राइवर। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट आया 1980, अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, जिसमें कुछ क्रूशियल चेंजेस किए गए। सेक्शन 142, 44 जो है आपके रिपील कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नए तरीके से जो है उनको लाया गया। और क्या करा गया, अमेंडमेंट करा गया सेक्शन 164 में, जिसमें कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया डेथ और इंजर्ड ग्रीवियस हर्ट के केसेस में। उसके अलावा हिट एंड रन के कंपनसेशन को चेंज कर दिया गया। उसके अलावा जो है आपका ओवरऑल इम्पैक्ट उससे क्या पड़ा, उससे ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ा कि हाँ प्रॉपर तरीके से जो है चैनलाइज करा गया कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अगर होता है तो किस प्रकार से कंपनसेशन जो दिया जाना चाहिए, और साथ के साथ जो क्विक रिलीफ है वो इंजर्ड पार्टी को मिलनी चाहिए। तो ये आपका नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू।